नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। और हम विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे थे। ये हमारा विद्युत धारा का पार्ट 2 है और हमारा डे नंबर 7 है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आगे हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? प्रतिरोध के बारे में, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात धारा मान लीजिए इस टाइप से जा रही है, बह रही है, और मान लीजिए इसके मार्ग में मान लीजिए कोई बाधा आ गई, कोई बैरियर आ गया है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध को किसके द्वारा दर्शाते हैं? आर के द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखिए, प्रतिरोध जो होता है ये चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि यहां पर लिख देता हूं कि प्रतिरोध इनवर्सली किसके है? 1 चालकता। इस प्रकार से प्रतिरोध और चालकता में क्या होता है? संबंध होता है। अर्थात चालकता अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अगर चालकता क्या होगी? घटेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो चालकता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। और अगर किसी प्रतिरोध का यदि किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा तो चालकता क्या होगी? कम होगी। ये हमने पढ़ लिया है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ध्यान में रखना है। अब प्रतिरोध का हम सूत्र देख लेते हैं। तो आर जो होता है प्रतिरोध होता है, ये किसके समानुपाती होता है? तो ये समानुपाती होता है एल बाई ए के। एल बाई ए के। ठीक है। एल यहां पर क्या है? चालक की लंबाई है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एल। तो यहां पर है चालक की लंबाई। अर्थात चालक किसको बोलते हैं? कोई भी तार वगैरह है जिससे लाइट गुजरती है, अर्थात धारा प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं चालक। ए यहां पर क्या है? ए यहां पर है चालक का अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है। चलिए, अब मेरे को इस प्रपोर्शनल के चिन्ह को हटाना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? तो r बराबर हो जाएगा, देखिए ये चिन्ह हटाऊंगा तो मेरे पास एक नियतांक आएगा। ये नियतांक आ जाएगा, ये इसको बोलते हैं रो। और ये क्या होता है? प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। और L बाई ए है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? प्रतिरोध का सूत्र आ गया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रो। यहां पर क्या है? रो यहां पर है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस प्रकार का ये वायर है। ये वायर है मेरे पास। तो ये तो क्या हो गई? यहां से लेकर के और इस तरफ तक, ये तो क्या होगी? इसकी लंबाई हो गई है। और ये हमारे पास ये जो है, ये है ना, यही से क्या हो गया है? ये गोल भाग, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अर्थात ये क्या हो गया है? ए हो गया है। ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आपका जो प्रतिरोध होता है ये किस पर डिपेंड करता है? एक तो चालक की लंबाई जो एल है, इसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो आपका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर। मतलब क्षेत्रफल क्या है? नीचे है। और प्रतिरोध क्या है? ऊपर है। देखिए, जब व्युत्क्रम का संबंध होता है तो अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या होगी? घटेगी। अगर देखिए यहां पर ए बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो आपका आर जो है, प्रतिरोध जो है, वो क्या होगा? घटेगा। अगर एरिया यहां पर क्या होता है? घटता है, तो यहां पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाली बात। ठीक है। और प्रतिरोध का हमने पढ़ लिया है, मात्र क्या होता है? ओम होता है। और ओम को किसके द्वारा दर्शाते हैं? ये जो प्रतीक होता है इसके द्वारा ओम को दर्शाया जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रतिरोध था उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला था R बराबर रो एल बाई ए, ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें हमने ये पढ़ लिया है कि एल तो यहां पर है चालक की लंबाई है, ए यहां पर है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और रो यहां पर क्या है, रो यहां पर है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो किस किस पर डिपेंड करेगा, पहली बात यह लंबाई पर निर्भर करेगा, जो चालक की लंबाई है इस पर डिपेंड करेगा। तो अगर लंबाई क्या होती है, बढ़ती है, तो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध को आर के द्वारा दर्शाते हैं, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दूसरी चीज, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डिपेंड करता है, कौन, प्रतिरोध। अर्थात क्या लिख सकते हैं कि आर जो है, आर और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, 1/a, अर्थात व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो इसके द्वारा क्या कह सकते हैं कि अगर आर बढ़ेगा तो क्या बोल सकते हैं, ए क्या होगा, घटेगा। अगर आर घटता है तो ए क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या होता है, आपका प्रतिरोध और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में ये संबंध है। तीसरा नंबर का देखिए, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है, यानी ताप बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टी अगर बढ़ेगा, तो आर क्या होगा, घटेगा। ये वाली बात ध्यान में रखनी है। या फिर क्या बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर घटता है तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और लास्ट है, जो प्रतिरोध है, यह पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये प्रतिरोध है, ये चार कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप और ताप पर। ताप पर डिपेंड करता है, अर्थात ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। और चौथा है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये बात कर लिया हमने किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में हमने बात कर ली है। आगे देखिए, आगे अब चलते हैं हम किसके बारे में, प्रतिरोधकता, जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और पीछे बात की थी, इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं रो के द्वारा इसको दर्शाते हैं। तो देखिए, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अभी हमने सूत्र पढ़ा था किसका, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का सूत्र क्या था, आर बराबर रो एल बाई ए, ये सूत्र पढ़ा था। तो मैं क्या कर लूं, एल की जगह क्या ले लूं, 1 मीटर ले लूं, ठीक है। और ए की जगह क्या ले लूं, 1 मीटर स्क्वायर ले लूं। तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास, आर बराबर रो, देखिए एल की जगह हमने एक रखा है तो एक, और बटे, सॉरी एक लेना ना, एक और बटे एक, एक में एक का भाग देंगे एक आ जाएगा, मतलब आर किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो इसके द्वारा ये डेफिनेशन आई है कि इकाई लंबाई, तो हमने क्या ले लिया है, एक इकाई लंबाई ली है, और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो देखिए इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया है, तो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, तो इस तार का जो प्रतिरोध होगा वही इसकी क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है। आगे देखिए, यह चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो प्रतिरोधकता है या फिर विशिष्ट प्रतिरोध है, ये जो चालक है उसकी लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात जो कोई भी तार है या फिर चालक है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। आगे देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। तो ओम का प्रतीक तो क्या है, ये है, इंटू ये हो गया मीटर। तो इसका मात्र क्या होता है, ओम मीटर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा, जो हमारे पास ये सूत्र है ना, इसके द्वारा हम इस प्रतिरोधकता का मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, तो रो का निकालना है, तो रो बराबर, देखिए ये रो
का मान निकालना है तो ए तो इस तरफ ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर, और ए ऊपर चला जाएगा ए और बटे एल। अब देखिए आर का मात्रा क्या है ओम, इंटू एरिया है, एरिया का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये लीजिए मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रा क्या होता है मीटर, तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया ना, तो 1 मीटर बच गया, तो हमारे पास क्या गया है मात्रा ओम मीटर आ गया, किसका प्रतिरोधकता का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सूत्र से भी निकाल सकते हो, रटना नहीं आपको। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है क्या प्रतिरोधों का संयोजन। दो प्रकार से पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, एक तो पहला तो हमारे पास ये है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आएगा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो किस प्रकार से लगते हैं श्रेणी में क्रम में प्रतिरोध को, तो देखिए इस प्रकार से, ये प्रतिरोध का क्या है प्रतीक है, फिर एक और मैंने ये प्रतिरोध लगा दिया है, फिर एक और प्रतिरोध लगा दिया है, फिर ये एक और प्रतिरोध लगा दिया, और इसको किससे जोड़ दिया है मैंने बैटरी से जोड़ दिया है, ये इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया है, तो ये तो माइनस और ये प्लस हो गया है। ठीक है, अब देखिए धारा इस प्रकार से जाएगी आई, तो आई यहां से निकलेगी फिर। ठीक है, तो इन सब में आई जो धारा है वो सब में क्या होगी समान होगी, लेकिन इन सभी प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होगा अलग अलग होगा, तो इसका V1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा V2 और इसका क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। ठीक है, और सबका प्रतिरोध क्या है अलग अलग है, तो इसका तो मान लेता हूं R1 प्रतिरोध है, इसका R2 है और इसका R3 मान लेता हूं। तो क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन में जब प्रतिरोधों को लगाते हैं तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए धारा सब में क्या है सेम है, लेकिन सबका विभवांतर क्या है अलग अलग है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें किसमें श्रेणी क्रम संयोजन में सभी चालक तारों में समान धारा बहती है, परंतु इनके किनके जो प्रतिरोध है इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है। आगे देखिए, जब बहुत से चालक तार श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो संयोजन का कुल प्रतिरोध उन संयोजित सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अर्थात हमें इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है आर बराबर, अब कौन कौन से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनको जोड़ देंगे, तो इस प्रतिरोध का कितना है R1 है, यहां पर R1 लगा हुआ है तो R1 प्लस, यहां पर कौन सा लगा हुआ है प्रतिरोध R2 तो R2 प्लस, ये कौन सा लगा हुआ है R3 तो R3, ऐसे जोड़ देंगे सबको, तो हमारे पास क्या जाएगा R टोटल आ जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसे प्रतिरोध निकालते, अगर आगे और जुड़ा रहता जैसे R4 R3 ऐसे जुड़ा होता तो सबको ऐड कर देते, हमारे पास इस परिपथ का क्या जाता कुल प्रतिरोध आ जाता। तो ये होता है क्या श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। आगे हमारे पास आता है अब क्या दूसरा नंबर का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में कैसे लगाते हैं प्रतिरोध को, तो इस प्रकार से ये होता है, तो इसमें मान लीजिए मैंने एक ये लगा दिया है प्रतिरोध और दूसरा मैंने ये लगा दिया है प्रतिरोध, और फिर ये आगे फिर से एक सेम तार से जुड़ गए हैं। ठीक है, और इनको हमने क्या जोड़ दिया है एक बैटरी से जोड़ दिया है, ये लीजिए बैटरी से, तो ये तो प्लस ये माइनस, अब धारा प्रवाहित होगी तो धारा जाएगी आई जा रही है, अब ये धारा यहां से इस तरफ जाएगी दो भागों में बट जाएगी, यहां पर तो अलग जाएगी यहां पर अलग जाएगी, मतलब धारा दो भागों में बट गई है। ठीक है, इसका मान लेता हूं प्रतिरोध R1 और इसका मान लेता हूं R2, तो क्या होता है समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहता है, इसका भी V रहेगा विभवांतर और इसका भी V, लेकिन धारा इनमें क्या होगी अलग अलग, इसमें तो जाएगी मान लेता हूं I1 धारा जाएगी और इसमें I2, तो आपको ध्यान क्या रखना है, और आगे फिर ये दोबारा यहां पर आएगी धारा तो फिर से ये I में I आ जाएगी जुड़ करके। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में धारा तो क्या रहती है अलग अलग रहती है, और विभवांतर क्या होता है सेम रहता है समान रहता है, तो इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर एक समान रहता है, परंतु धारा का मान क्या होता है अलग अलग होता है, मतलब ये दो सिरे हो गए हैं तो इनके बीच में तो क्या रहेगा विभवांतर सेम रहेगा, लेकिन धारा क्या होगी अलग अलग जाएगी। इसमें संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, अर्थात
समांतर क्रम संयोजन में जब हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकालते हैं आर टोटल। आर टोटल मतलब आर कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आर वन बाई, अब कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है यहां पर? आर वन, तो नीचे लिख देंगे आर वन। अब और कौन सा जुड़ा हुआ है? दूसरा ये जुड़ा हुआ आर टू, तो आर टू। अगर और जुड़ा रहता है तो आगे लिख देते हैं ना ऐसे, तीसरा जुड़ा रहता है तो ऐसे चलता रहता। हमारे पास दो ही जुड़े थे, दो कर लेंगे। तो इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध ऐसे निकालते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन भी देखेंगे इसके लिए, लेकिन ये पहले आपको कंसेप्ट समझाना पड़ता है ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे। आगे चलते हैं, अब आगे देखिए। आगे हमारे पास आता है अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, चलिए क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? देखिए, जब विद्युत है, जब ये किसी तार में से होकर के बहती है तो कुछ समय बाद में तो तार है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, अर्थात उष्मा का क्षय होता है। इसको क्या बोलते हैं? जब तार गर्म होते हैं तो इसको बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय बाद तार गर्म हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए यदि किसी तार में टी समय में, मैं मान लेता हूं ये मेरे पास तार है कोई, और इसमें क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और किस समय के लिए? टी समय के लिए प्रवाहित हो रही है। देखिए, धारा प्रवाहित होगी तो आवेश क्या होगा? क्योंकि धारा प्रवाहित हो तो कौन प्रवाहित होता है? आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें क्या होगा? आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यदि किसी तार में टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है और तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? वी है। मान लीजिए इसके ये सिरे हैं तार के, तो यहां पर क्या होगा? विभवांतर भी उत्पन्न होगा, वी उत्पन्न होगा। वी है तो टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित करने पर किया गया कार्य क्या होगा? मतलब इसमें हमने टी समय के लिए क्यों आवेश प्रवाहित किया और इस पर उत्पन्न आवेश है, सॉरी जो विभवांतर है वो वी है, तो कार्य कितना किया जाएगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आप नए हैं तो पिछली क्लास को अवश्य देखना है, तभी समझ आएगा कि ये सूत्र आया कहां से। कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर। मैं बता देता हूं, हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा था कि विभवांतर का सूत्र क्या होता है? तो विभवांतर बराबर होता है क्या? कार्य बटे आवेश होता है, कार्य बटे आवेश। ये सूत्र वहां से आया है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो मैं कार्य निकाल लेता हूं, तो देखिए कार्य निकालूंगा तो ये आवेश इस तरफ चला जाएगा गुणा में, तो क्या गया हमारे पास? कार्य बराबर क्या हो गया? आवेश गुणा विभवांतर। तो कार्य को तो मैंने W से दर्शा दिया है और आवेश को किसके द्वारा दर्शाते हैं? Q से, और विभवांतर को V से। तो हमारे पास आ गया QV। अब हमने पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर होता है IT, अर्थात आवेश का सूत्र क्या होता है? धारा इंटू समय होता है। ठीक है, तो हमने Q की जगह क्या रख दिया है? IT, तो यहां पर रख दिया Q बराबर क्या क्या हो गया है? ITV हो गया है। तो W बराबर क्या हो गया है? ITV हो गया है। ये W क्या है? कार्य है, मतलब जो उष्मा रिलीज हो रही है, तार गर्म होता है ना तो उसमें क्या होती है? नष्ट होती है ना, क्षयित होती है। तो ये कार्य क्या गया है? तो ये कार्य नहीं हो रहा, इसको हीट के द्वारा दर्शाते हैं हम। तो W की जगह हम क्या रख देंगे? H रख देंगे। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा? ITV, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये कार्य क्या देता है। ठीक है, मतलब इतनी उसमें क्या हो जाती है? रिलीज होती है, नष्ट होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास आ गए तो H बराबर क्या हो गया? VIT हो गया है। अब सुनिए, अब जो हमारे पास ये जो V है, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR, ये होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। ओम का नियम हमने पढ़ा दिया है, ओम का नियम उसके अकॉर्डिंग है। तो V की जगह में क्या रख दूं यहां पर? IR, तो IR गुणा IT, तो क्या हो जाएगा? देखिए I यहां पर है, I यहां पर है, तो I को I से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर, और R यहां पर है तो R हो गया T। तो H बराबर क्या हो गया? इतनी उष्मा क्या होती है? आपका क्षय होता है, उष्मा का क्षय होता है। जब तार में से आपकी धारा प्रवाहित होती है तो इतनी उष्मा का क्या होता है? क्षय होता है। ठीक है, तो H बराबर ध्यान में रखना है I स्क्वायर RT। यह सूत्र कई बार काम में आता है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इतने प्रतिरोध है और इतने समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो कितनी उष्मा क्षयित होती है।
तो इसकी इस सूत्र के द्वारा हम उस फॉर्मूले के द्वारा उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं जूल का तापन नियम क्या कहता है। तो जूल भाई साहब कहते हैं कि जब किसी किसी प्रतिरोध तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो उष्मा, मतलब तार जो गर्म होगा, मतलब जो उष्मा नष्ट हो रही है, उष्मा उत्पन्न हो रही है, वो किन कारकों पर डिपेंड करती है। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, तार है, और इसमें मैं विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इस तार का कुछ प्रतिरोध भी होगा ना, तो इसमें जो उष्मा उत्पन्न होगी वो किन कारकों पर डिपेंड करती है, यही जूल का नियम बताता है। तो जो उष्मा है वो प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात ये सूत्र है, इसी की व्याख्या करता है ये। मतलब जो H है, हीट है, वो समानुपाती किसके होते हैं। देखिए यहां पर क्या है, आई स्क्वायर, तो इसके बारे में बोल रहा है, ये आई स्क्वायर के समानुपाती होती है, अर्थात विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा देखिए, तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो जो उष्मा है H है, ये समानुपाती किसके हैं, प्रतिरोध के। प्रतिरोध यहां पर क्या है, R है, तो R के समानुपात होगी। तीसरा देखिए, प्रतिरोध तार में धारा प्रवाह के समय T के समानुपाती होती है, अर्थात जो हीट है वो किसके समानुपाती होती है, कितने समय के लिए, यहां पर T है ना, तो इस समय के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये कहता है क्या, जूल का तापन नियम। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब आता है विद्युत शक्ति, अर्थात इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। चलिए, तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा, W बटे T हो जाएगा। अर्थात कितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, वो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए P बराबर क्या हो गया है, VIT। ये VIT कहां पर आया है, तो अभी हमने पढ़ा था जूल के तापन नियम में कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। देखिए अगर आप ने पिछली क्लास नहीं देखी है तब ये सूत्र समझ में आएगा, क्योंकि ये सूत्र कहां से आया है, विभवांतर से। विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो सूत्र क्या था विभवांतर का, विभवांतर बराबर था कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र के द्वारा हम क्या लाए थे, तो W बराबर आवेश को किसके द्वारा दर्शाते हैं, Q से, और विभवांतर को V से, तो A से आ गया। और W बराबर क्या होता है, तो देखिए Q बराबर क्या होता है, IT होता है, IT। तो Q की जगह में क्या रख दूं, IT, तो IT, और V है तो V। इस प्रकार से ये आया क्या, W की जगह में क्या रख दिया है, VIT रख दिया है, और नीचे पहले से T है तो पहले से T है, तो देखिए T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया है, P बराबर VI। तो एक तो शक्ति, विद्युत शक्ति का सूत्र आया है P बराबर VI आया है। अब देखिए और सूत्र बना लेते हैं। तो देखिए अब मैं V की जगह क्या रख दूं, तो देखिए ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर IR। तो V की जगह क्या रख दूं मैं, तो यहां पर रख देता हूं, V की जगह है IR, ये लीजिए IR। ठीक है, और फिर आई और है आई, ये हो गया आई। अब देखिए आई को आई से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और ये हो गया आर, ये आ गया आर। तो दूसरा सूत्र हो गया है P बराबर आई स्क्वायर आर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये होता है विद्युत शक्ति के बारे में, इसका हमने परिभाषा देख ली है और इसके फॉर्मूले वगैरह भी देख लिए हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब विद्युत शक्ति के मात्रक की बात कर लेते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या क्या होता है, तो विद्युत शक्ति है, शक्ति का क्या था सूत्र, विद्युत शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या था, कार्य बटे समय था। तो एक तो इस फॉर्मूले के जरिए निकालते हैं इसका क्या मात्रक। तो कार्य को किस में मापते हैं, जूल में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो एक मात्रक तो यह हो गया क्या, विद्युत शक्ति का जूल पर सेकंड हो गया, तो जूल पर सेकंड हो गया है। चलो दूसरा मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, वाट होता है, यह सबसे छोटा मात्रक है विद्युत शक्ति का। फिर अगला मात्रक हो जाएगा किलोवाट, और हो जाएगा मेगावाट,
और अश्व शक्ति ये किसके मात्रक हैं? ये आपके विद्युत शक्ति के ही मात्रक हैं। अब बात कर लेते हैं 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। और 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? ये होता है 10 लाख। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं? इसको और लिख सकता हूं 10 की पावर 6 वाट लिख सकता हूं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख वाट होते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6 वाट भी लिख सकते हैं। ये कई बार पूछा जाता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो ये होता है 746 वाट होता है। ठीक है, अब नोट समझ लीजिए स्पेशल आपके लिए, इसको ध्यान में रखना, कई बार पूछा गया है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा। हमें कई बार पूछता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान में रखना है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ये शक्ति का मात्रक नहीं किलोवाट घंटा, ये ऊर्जा का मात्रक है, जिसे क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। इस किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? आपका यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 किलोवाट, 1 किलो को लिख दिया डब्ल्यू के से और वाट को डब्ल्यू से और घंटा को एस से, तो बराबर होता है 1 यूनिट होता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और सुनिए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा कितना मान होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 होता है। ठीक है, 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल होता है ये। तो ये होता है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 3, हाँ ये 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये 1 मिनट रुकिए, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6, ये माइनस नहीं आएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है, ये माइनस नहीं आएगा ना, ये गलती हो गई यहां पर। तो ध्यान रखना, मैं इसको एक बार कर देता हूं, सही तरीके से लिख देता हूं ताकि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इसको मैं सही से लिख देता हूं। ये लीजिए यहां पर लिखता हूं मैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ये होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। ठीक है, ध्यान में रखना है, कई बार ये पूछा भी जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर इसका मान कितना होता है? तो ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आ रहा है अब क्या, जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है दो दो बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, एक महीने में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? देखिए हमें जब इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो किस प्रकार से निकालना है? तो ऊर्जा व्यय निकालना है हमें, ऊर्जा व्यय। तो आपको क्या करना है कि कितनी शक्ति है वो करना है, फिर गुणा करना है, कितने उपकरण हैं वो करना है। ठीक है, फिर घंटा से गुणा करना है, मतलब समय से गुणा करना है, और समय किसमें करना है? आपको घंटे में करना है, और गुणा दिन कितने हैं वो लेना है, और बटे में करना है क्या? 1000। इस सूत्र के द्वारा ही करना है। अब देखिए शक्ति कितनी है? 100, तो शक्ति हो गई है 100 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रा क्या है? वाट। इंटू उपकरण कितने हैं? तो देखिए 2 बल्ब हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे, इंटू समय कितना है? 8 घंटे, और देखिए घंटे में ही है तो 8 लिखना है, इंटू दिन कितने हैं? तो दे हमें महीना दिया है, जब एक महीना दे, महीने में दिन होते हैं 30 दिन, लेकर के चलना आपको, 30 लिखना है, और बटे में 1000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी सूत्र को आपको काम में लेना है। चलिए तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया है, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, तो हमारे पास क्या आया है? 8 दूनी 16, और 16 को 3 से गुना करो, तो 16 इन 16, 16 32, 16 3 48, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? यूनिट में आएगा, ध्यान में रखना है। या तो 48 यूनिट, या फिर 48 क्या लिख सकते हैं? 48 के डब्ल्यू एच, किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक ही बात है। अब चलते हैं आगे की तरफ। समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले कंसेप्ट पढ़िए फिर क्वेश्चन हल करिए तो मजा भी आता है करने में। आगे चलिए,
आगे हमारे पास है किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा जो है वो 0.5 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति कितनी है? तो हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें 220 वोल्ट। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर दे रखा है, विभवांतर। तो विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट है। और हमें दे रखा है धारा का मान, आई का मान दे रखा है। तो धारा का मान कितना है? 0.5 एम्पियर है। हमें क्या निकालना है? शक्ति निकालनी है, अर्थात पावर निकालनी है। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर हमने पढ़ा था क्या? VI, है ना? दो सूत्र थे, एक तो P बराबर VI, एक सूत्र था I²R। ये दो सूत्र थे। तो हमारे पास मान क्या है? कौन सा सूत्र काम में लूं, या ये काम में लूं या फिर ये? तो देखिए क्या क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है और धारा। तो ये सूत्र काम में लेंगे क्योंकि इसमें V और I है, तो ये सूत्र काम में ले लीजिए। तो 220 इंटू 0.5, तो हमारे पास क्या जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 10 1 11, तो ये हो गया है 110 वाट। इतनी शक्ति क्या हुई है? इसकी आई है, बल्ब की शक्ति आई है 110 वाट, इसकी शक्ति आ गई है। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं हुई होगी। इसी प्रकार से आपको करना है। ये क्या है? यहाँ पर पॉइंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 110 वाट लिख सकता हूं। तो इतनी शक्ति, उस बल्ब की शक्ति आई हमारे पास। तो ये होता है क्या? हमारा विद्युत धारा का कंप्लीट होता है यहां पर टॉपिक। अगली क्लास में हम नया टॉपिक लाएंगे जो आपके एलडीसी की एग्ज के सिलेबस साइंस में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमको सपोर्ट मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।